वेलकम टू अल हलील डेवलपर्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हलील अहमद है और मैं एक सेल्फ टार्ट एंड्रॉयड डेवलपर हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर आपको इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करूंगा एंड्रॉयड का और एंड्रॉयड स्टूडियो का, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला कि मैं एक सेल्फ टार्ट एंड्रॉयड डेवलपर हूं, तो सेल्फ टार्ट का मतलब है कि खुद ही पढ़ना, खुद को पढ़ाना, खुद से सीखना। तो मैं इस चीज़ को गारंटी से कह सकता हूँ कि आप में से जो देखने वाले व्यूवर्स हैं, इसमें 90% से जो अबव हैं वो सेल्फ टार्ट प्रोग्रामर ही हैं, यानी कि वो खुद से सीखना चाह रहे हैं। वो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाना चाह रहे, या उनके पास कोई इंस्टीट्यूट इर्द गिर्द अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंटरेस्टेड है एंड्रॉयड ऐप्स डेवलपमेंट में और एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीख कर एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहते हैं। तो मैं खुद एक सेल्फ टार्ट प्रोग्रामर हूँ, तो मैं इस हिसाब से आपके लिए उन सारी चीज़ों को ईजी करने की कोशिश करूँगा जो उन चीज़ों को मैंने फेस किया था, डिफ़िकल्टीज जिसमें मैंने फेस की थी। तो मैं उन सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आपको चीज़ों को दिखाऊंगा, बताऊंगा और समझाऊंगा। अब मैंने ये जो तीनों चीज़ें बोली हैं, ये थ्रू आउट द कोर्स मैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर अमल करते हुए आपको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। जो चीज़ मैंने दिखाई है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो बताई हुई चीज़ भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, तीनों स्टेप्स मैं आपके साथ फॉलो करते हुए इन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूंगा और आपको थ्रू आउट द कोर्स सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने बोला था कि इसके अंदर एंड्रॉयड और एंड्रॉयड स्टूडियो का इंट्रोडक्शन करेंगे, तो ये एक तरह की इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। हमारी न्यू सीरीज एंड्रॉयड ऐप्स डेवलपमेंट की फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो है, तो इसके बाद जितनी भी वीडियोज आएंगी उन सारी को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप अल हलील डेवलपर्स यूट्यूब चैनल जो है उसको विजिट करके उसकी प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे। प्लेलिस्ट वाला जो सेक्शन है, पार्ट है, वहां पर क्लिक करेंगे और वहां पर आपको इस सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर सारी वीडियोस होंगी, और आप टाइम बाय टाइम उनको देख के फॉलो करके उसको इम्प्लीमेंट करके सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपना इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है सबसे पहली चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि एंड्रॉयड क्या है। ठीक है, आपको मैं जो चीज़ दिखाऊंगा उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा सिंप्लीफाई करके। ठीक है, आप अगर यहाँ पर सिंपली एंड्रॉयड लिखोगे, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा तो इल्म हमें होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एंड्रॉयड के बारे में आपको बता रहा है कि एंड्रॉयड जो है वो एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स कर्नल के ऊपर बेस करता है, और ये वो सारा कुछ। ठीक है, तो आप विकिपीडिया पर जाके इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं वन लाइन में आपको समझाना चाहूँ तो एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बस मैं अभी बैक आ जाता हूँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ और इस एक सिंगल लाइन को आपको समझाता हूँ, तो सारा इंट्रोडक्शन इसके अंदर आ जाएगा। और इसके बाद जो फर्दर चीज़ें हैं, फर्दर डिटेल्स, वो डेवलपमेंट में इतनी काम नहीं आएगी। ठीक है, अगर आएगी भी तो बहुत कम। ठीक है, तो एंड्रॉयड जो है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है? अब इसमें जो ओपन सोर्स है उसका मतलब है कि कोई भी बंदा, कोई भी कंपनी, कोई भी इसको यूज कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो ये कोई भी बंदा इसको यूज कर सकता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि हमने पूरी लाइन जो बोली है एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों, आपके पास कोई भी डिवाइस है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो आपका मोबाइल है, आपके पास आपकी वॉच है, आपका टीवी है, अगर वो जो टीवी है उसके अंदर जो भी हार्डवेयर लगा हुआ है उस हार्डवेयर को किसने काम करवाना है, अगर उसमें स्पीकर है, स्क्रीन है, उसके अंदर और भी चीज़ें हार्डवेयर अटैच्ड हैं, उन सारी चीज़ों को इकट्ठा किसने यूज़ करवाना है, और आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करना है कि आप उन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकें। अगर आप उसमें जो स्पीकर लगा हुआ है उससे कुछ सुनना चाहते हैं, अगर आप स्क्रीन के ऊपर कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं वो किस तरह से अरेंज होके आएंगी, उसके साथ इंटरेक्ट करके आप जो है अपने हार्डवेयर को यूज़ कर सकें। तो जो सॉफ्टवेयर आपके सारे हार्डवेयर को मैनेज करता है, आपकी जितनी भी हार्डवेयर इसके अंदर इक्विपमेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, जितने भी पुर्जे वगैरह लगे हुए हैं, सबको इकट्ठा यूज करने में आपकी हेल्प करेगा, उनको मैनेज करेगा। बैकग्राउंड में, फोरग्राउंड में वो सारी चीजें मैनेज करने वाला जो सॉफ्टवेयर है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो कि आपके सारे हार्डवेयर को ऑपरेट करवाने में आपकी हेल्प करता है। तो उसको आप क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप विंडोज की बात करें तो वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके कंप्यूटर के ऊपर अगर इंस्टॉल्ड है तो आप सारे हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हार्डवेयर को। ठीक है, अगर उसके अंदर विंडोज या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, वो जस्ट हार्डवेयर है, उसके अंदर आप उसका कोई यूज नहीं कर सकते। तो जितने भी आपके हार्डवेयर होंगे किसी भी डिवाइस के अंदर, उसको यूज करने में, उसको मैनेज करने में आपकी हेल्प जो करता है सॉफ्टवेयर, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है, और कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल बंदा उसको यूज कर सकता है, और उसके लिए
एप्लीकेशंस डेवलप कर सकता है, इसीलिए इसको ओपन सोर्स बोलते हैं। और ये बैक्ड बाय है गूगल। ये गूगल इसका ओनर जो है वो बेसिकली गूगल है, लेकिन उसने इसको ओपन सोर्स कर दिया हुआ है, कोई भी इसको यूज कर सकता है किसी भी तरह से, ठीक है। हालांकि गूगल खुद आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि आप जो है वो इसके लिए एप्लीकेशंस डेवलप कर सकें। तो अभी हम इसके बाद चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर कि एंड्रॉयड स्टूडियो क्या है, ठीक है। तो यहां पर एक वेबसाइट आपको सर्च कर लेनी है, एंड्रॉयड डेवलपर्स। वैसे ही आप यहां पर गूगल के ऊपर एंड्रॉयड डेवलपर्स लिखेंगे या फिर आप developer.android.com लिखेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, developer.android.com। अब ये वेबसाइट आपके लिए समझ लें कि एक तरह का खजाना है जो कि गूगल ने आपको दिया है और आपको पूरी सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है कि आप हर एक चीज़ को A to Z सीख सकें, ठीक है। चाहे आप फिर एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करना चाहते हैं मोबाइल के लिए, एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए, एंड जिसमें जो है वो मोबाइल भी आ सकते हैं, एंड्रॉयड टीवी भी आ सकता है, एंड्रॉयड वॉच भी आ सकती है, और इसके अलावा और भी बहुत से ऑपरेटिंग यानी कि डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर ये यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली वॉचेस के ऊपर, एंड्रॉयड टैबलेट्स के ऊपर, एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं इस डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट को यूज़ करते हो। ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट है, ठीक है, developer.android.com। लेकिन ये इतना बड़ा समंदर है कि कोई भी एक बिगिनर, एक न्यू बंदा अगर इसमें आता है तो वो देखने में तो ये बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है कि सारे रिसोर्सेज एक ही जगह पर आपको मिल जाते हैं। लेकिन बिगिनर बंदा जो मेरी तरह से है, जिसका कोई बैकग्राउंड आईटी बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उसको समझा सके, ठीक है। और इसकी जो, अगर मेरी तो इंग्लिश ठीक है लेकिन कोई ऐसा बंदा जिसकी इंग्लिश भी थोड़ी सी वीक है, तो यहाँ पर उसके लिए बहुत से चैलेंजेस हैं। हालांकि ये फ्री वेबसाइट है, इसके ऊपर सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन वो यहाँ पर स्टक हो सकता है और इसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। क्योंकि मैं खुद जब स्टार्टिंग में इसमें आया था तो मुझे जो है यहाँ पर कुछ खास समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अभी जब मैं सारा कुछ सीख चुका हूँ डिफरेंट सोर्सेज से, तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे सारी चीज़ें क्लियरली समझ आ रही हैं। तो मैं तब का एक्सपीरियंस, जिस स्टेज पर आप हैं अभी बिगनर लेवल पर, तो तब का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मुझे कुछ खास समझ ही नहीं आती थी यहाँ पर। हालांकि हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा डिटेल, यहाँ पर प्रॉब्लम भी ये है कि ये बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ हर एक चीज़ को इसने समझा दिया है, यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप पहले देख लें कि यहाँ पर आप जब developers.android.com के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो का बटन होगा। वैसे भी गूगल के ऊपर आप डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो लिखेंगे तो वो आपको यहाँ पर ले आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके आपने सबसे पहले तो अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को जो है यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन है जो विंडोज़ के लिए, वो आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करके, जो स्टेबल वर्जन है वो यहाँ से ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। अपना इंटरनेट ठीक रखिएगा, अगर आपका इंटरनेट ठीक है तो वो ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। और इंटरनेट की जो बात की है मैंने, इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के सेटअप के अंदर, क्योंकि ये बहुत सी लाइब्रेरीज और बहुत सी इसके अंदर चीज़ें ये यूज़ करता है। ये उसको डाउनलोड पहले करके आपके कंप्यूटर में सेव करेगा, तो स्टार्टिंग जो फर्स्ट सेटअप होगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें इसने डाउनलोड करनी ही करनी है। तो इंटरनेट आपका थोड़ा सा, वो कहते हैं, तगड़ा होना चाहिए, तभी आपका काम चलेगा प्रॉपरली स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन यह है कि आपके पास इसके साथ, इंटरनेट के साथ आपकी जो मशीन है, यानी कि जो कंप्यूटर है, पीसी है या लैपटॉप है, तो वो भी थोड़ा सा तगड़ा होना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, कम से कम Core i5 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर हो आपका, और मिनिमम से मिनिमम 8 GB रैम होनी चाहिए। इससे नीचे अगर जाएंगे तो वो चलने को तो चलेगा, लेकिन इतना बुरा चलेगा कि आप जो है वो डेवलपमेंट तो छोड़ दें, आप बस वेट ही करते रह जाएंगे कि कब ग्रेडल बिल्ड होगा, कब ये आगे रन होगा, ठीक है। तो अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, एक मीडियम एक्सपीरियंस के लिए जो है वो आपको कम से कम 8 GB रैम तो रखनी ही है। Core i5 थर्ड जनरेशन या फिर उससे ऊपर होने चाहिए। इससे नीचे अगर जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको जो है वो फेस करना पड़ेगा और आप डेवलपमेंट का मज़ा नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम 8 GB रैम, Core i5 थर्ड जनरेशन या उससे ऊपर का आपने कोई प्रोसेसर वाला पीसी या लैपटॉप लेना है, ठीक है। और आपका इंटरनेट भी अच्छा होना चाहिए। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। अब इसको कैसे इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आपने सिंपली YouTube के ऊपर चले जाना है और YouTube के ऊपर जाके आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आपने कैसे उसको इंस्टॉल करना है। जावा के लिए तो आपको JDK अलहदा से डाउनलोड में भी करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप कोटलिन यूज़ करेंगे तो उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। लेकिन कुछ भी इशू हो, आपने सिंपली यहाँ पर लिखना है हाउ टू, यहाँ पर आपने लिखना है हाउ टू इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो
ऑन विंडोज़, आपका जो भी विंडोज़ वर्जन होगा वो आप लिख के वैसे ही सर्च करोगे तो इतने ज़्यादा ट्यूटोरियल्स हैं, इनमें से कोई भी आप जो है ट्यूटोरियल देख सकते हो। आप ये जो है कोड विद हैरी वाला, ये वाला देख सकते हो। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें इसने मज़ीद डिस्क्राइब करके बता दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख के इसको इंस्टॉल कर लेना। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं वहीं से इसको जो है वो ऑपरेट करूँगा, ठीक है। लेकिन इस वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा मैं और आपको बता दूँ, फिर एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर चलते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जाके थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लेते हैं, उसके साथ उसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या कहाँ पर होता है, ठीक है। ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन मैं अभी भी इसको ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन देखते हैं। और यहाँ पर चले जी, यहाँ पर आपको यहाँ पर मोर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर डॉक्स होगा, डॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो डॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जी इसका ओवरव्यू दिखा रहा है कि एंड्रॉयड डिवाइसेज जो है, यहाँ पर जो आपको डेवलपमेंट सिखाई जाएगी वो Wear OS यानी कि जो घड़ियाँ वगैरह हैं उनके ऊपर, क्रोम OS डिवाइसेज जो कि इनके क्रोम वाले लैपटॉप वगैरह या उस तरह की डिवाइसेज हैं, ठीक है, उनके ऊपर एंड्रॉयड ऑटो जो मोबाइल यानी एंड्रॉयड ऑटो, ये गाड़ियों वाला जो सिस्टम है, यानी कि ये गाड़ियों एंड्रॉयड डिवाइसेज जो है, एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइसेज, उनके ऊपर ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं जो कि उनके ऊपर रन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी इसको छोड़ें, आप इसके आगे जो गाइड वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। मोर के ऊपर आना है, डॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, डॉक्स की टैब यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद गाइड्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जी आपको सारे का सारा डाटा मिल जाएगा इसकी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ पर इसके टोटल, यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिटेल है कि बिगनर जो है वो समझ नहीं पाएगा, ठीक है। उसमें जो है वो 50% से ज़्यादा बंदे जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और उनको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ, ठीक है। तो इसीलिए हम इस कोर्स को आगे प्रोसीड कर रहे हैं और इसके थ्रू हम आपको एक रोड मैप दे देंगे कि आपने पहले वो चीज़ें सीखनी है जो कि ज़रूरी हैं, और उन ज़रूरी चीज़ों को भी ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो ट्यूटोरियल देखें और एक दफ़ा उससे आप वाकिफ़ हो जाएं, फेमिलियर हो जाएं, और बाद में अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप इजीली उस चीज़ को दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशंस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्स के अंदर आके आप सारी चीज़ें जो हैं साइड में से यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्ड योर फर्स्ट स्टेप और उसके आगे कितने स्टेप्स हैं, ये सारी चीज़ें आप फंडामेंटल्स यहाँ से अपने क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मैं जो कोर्स है उसके बारे में चलते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और अभी एंड्रॉयड स्टूडियो का जो इंट्रोडक्शन है वो कर लेते हैं। लेकिन जो अभी मैंने developer.android.com जो वेबसाइट आपको बताई है, ये बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सफुल वेबसाइट है और ये आप टाइम बाय टाइम इसको विज़िट करते रहा करें। अगर आपको किसी विजेट की समझ नहीं आ रही, किसी चीज़ की समझ नहीं आती, तो आप वहाँ पर जाकर उसकी प्रॉपर डिटेल, उस व्यू की, उस फंक्शन की आप प्रॉपर डिटेल्स पढ़ सकते हैं जो कि ऑफिशियली गूगल की तरफ से प्रोवाइडेड है, ठीक है। मैं एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, और अगर आपका एंड्रॉयड स्टूडियो न्यू है तो यहाँ पर कोई भी आपका प्रीवियस प्रोजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे तो अभी यहाँ पर बहुत से हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि हमारी एक तरह से आप बोल लें कि फर्स्ट एप्लीकेशन होगी। जब आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे तो फर्स्ट ऐप आपकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ये टेम्पलेट्स हैं, Wear OS के टेम्पलेट्स हैं, एंड्रॉयड टीवी, ऑटो मूवी जो कि गाड़ियों वाला सिस्टम है, ठीक है। लेकिन आपको सिंपली जो है फ़ोन एंड टैबलेट जो कि पहले से ही सिलेक्टेड होता है, लेकिन फिर भी अगर ये कहीं और क्लिक हो या फिर किसी और जगह पर हो जाए तो आप सिंपली फ़ोन एंड टैबलेट के ऊपर क्लिक करके इसके टेम्पलेट्स में से आपने एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करके आगे जा सकते हैं। अब बाकी अदर एक्टिविटीज़ भी अवेलेबल हैं जिनमें थोड़ा सा प्री डिफाइंड कोड होता है, ठीक है। अगर आपको उस तरह की एक्टिविटी बनानी है, यानी कि बॉटम नेविगेशन वाली बनानी है, तो उनको आप यहाँ से सिलेक्ट करें। लेकिन आप फिलहाल अभी जो है एम्प्टी एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें, और यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन का जो है वो नेम बताना है कि आपकी एप्लीकेशन का नेम क्या होगा, और यही अभी के लिए यही आपका प्रोजेक्ट का नेम भी होगा, ठीक है। इसके बाद आप नीचे जो है वो पैकेज नेम बताओगे कि आपकी एप्लीकेशन का पैकेज नेम या फिर आपकी एप्लीकेशन की जो एप्लीकेशन आईडी है वो आप यहाँ पर बताओगे। एप्लीकेशन आईडी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जब आप अपनी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के ऊपर, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश करते हो, क्योंकि ये आपकी आईडी यूनिक होनी चाहिए और ये किसी और की आईडी से मैच नहीं होनी चाहिए। अगर ये मैच होती है तो प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन पब्लिश होने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन आईडी सेट करोगे। उसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट को किस जगह पर स्टोर करवाना है वो आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके लोकेशन बता सकते हो कि किस जगह पर आपने इसको स्टोर करवाना है। आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर इसमें ओपन हो जाएगा, यानी कि आप इसको एक्सप्लोर करते हुए कहाँ पर आपने इसको स्टोर करवाना है वो आप जगह सिलेक्ट करके ओके करोगे तो आपका प्रोजेक्ट वहाँ पर सेव होगा, और थ्रू आउट द डेवलपमेंट आप जो भी चीज़ें करेंगे वो उसी जगह पर सेव होती रहेंगी। उसके बाद लैंग्वेज में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो
लैंग्वेजेस सपोर्टेड हैं ऑफिशियली, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को डेवलप करने में। तो यहाँ पर जावा एंड कोटलिन यूज़ होती हैं, ठीक है। जावा जो है वो थोड़ी सी ओल्ड लैंग्वेज है और कोटलिन एक न्यू लैंग्वेज है। ये इतनी ज़्यादा न्यू भी नहीं अब रही, इसको आए हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। लेकिन जावा जो है वो मैंने जावा ही सीखी है और मुझे कोटलिन भी आती है। लेकिन थ्रू आउट द कोर्स मैं आपको ज़्यादा जावा के बारे में ही इसमें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, यानी कि इस पूरे कोर्स के अंदर। और जब जावा का बताने के बाद एंड में हम कोटलिन के बारे में भी जो है थोड़ा बहुत सीख लेंगे, क्योंकि मेन जो चीज़ है एप्लीकेशन डिज़ाइन करना, और इसके बैकएंड के अंदर आप जावा यूज़ करें या कोटलिन यूज़ करें, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस होती है, ठीक है। डिज़ाइन के लिए हम एक्सएमएल लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और जो बैकएंड में हमने उससे काम करवाना होता है, जो कुछ भी होगा वो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जावा या कोटलिन में से सिलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जावा, कोटलिन और C++ भी यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन ऑफिशियली जावा और कोटलिन जो है वो मोस्टली यूज़ होती हैं ऐप्स को डेवलप करने में। तो मैं इस फिलहाल जावा सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मिनिमम SDK आपने बताना है। मिनिमम SDK यानी कि कम से कम आपकी एप्लीकेशन कौन से एंड्रॉयड वर्जन के ऊपर इंस्टॉल होगी, यानी कि इससे नीचे अगर किसी का एंड्रॉयड वर्जन होगा तो उसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगी। तो वो हम अभी के लिए फ़िलहाल जो है वो एंड्रॉयड 5.0 लॉलीपॉप है, जो कि API लेवल जिसका 21 है, यही हम सिलेक्टेड रहने देते हैं। उसके बाद नीचे आप कहीं पर भी टिक नहीं करेंगे, लेकिन जो भी आपने यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो सेलेक्ट किया, एंड्रॉयड वर्जन सेलेक्ट किया होगा API लेवल, उसके बारे में नीचे बता देगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो अंदाज़न 98% डिवाइसेस के ऊपर चलेगी। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो ये फिर बताएगा कि ये उसके हिसाब से कितने % डिवाइसेस जो कि प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल हैं उनके ऊपर कितनी डिवाइसेस के ऊपर ये चल सकती है, ठीक है। तो हम 5.0 ही रखते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली 98% डिवाइसेस के ऊपर ये चल सकती है। उसके बाद हम फिनिश के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारा ये एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा आपका लाइफ का एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा जो कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम के साथ आएगा। इसमें जो है वो जस्ट एक टेक्स्ट लगा होगा जिसके ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा होगा। मेरा तो ये बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन आपका क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो न्यू है, फर्स्ट टाइम जो है वो कुछ चीज़ों को डाउनलोड करता है, और आपका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग सकता है, ठीक है। ये टोटली डिपेंड करता है, मुनहसर है आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो हमारा लोड हो रहा है, नीचे ग्रेडल बिल्डिंग हो रही है, और 2 क्लासेस इसने ओपन करके मेरे सामने दिखा दी है मुझे, मेन एक्टिविटी डॉट जावा और एक्टिविटी मेन डॉट XML। जो भी क्लास XML है वो डिज़ाइन के रिलेटेड आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, लेआउट्स के रिलेटेड अभी जो फर्स्ट ओपन हुई है, ठीक है। और दूसरी जो जावा है, उसके जावा क्लास का मतलब यही है कि ये इस क्लास के अंदर हम बताएंगे कि जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है वो करेगा क्या, ठीक है, वो क्या करेगा। तो वो हम जावा के अंदर बताएंगे, और वो कैसा नज़र आएगा वो हम XML लैंग्वेज में लिख के अपनी XML क्लास के अंदर बता देंगे कि वो कैसा नज़र आएगा, कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। लेकिन देख लें कि अगर आपके जो प्रोजेक्ट है वो आप फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं, इससे पहले मेरा कोटलिन सेलेक्टेड था, तो अभी मैंने जावा किया है, तो अभी फिर से ये कुछ चीज़ें डाउनलोड कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी जावा सेलेक्ट कर लिया है। पहले मैं जो वर्क कर रहा था अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं कोटलिन लैंग्वेज में कर रहा था, तो अभी मैंने वहाँ से उसको चेंज किया था, तो अभी यहाँ पर भी कुछ चीज़ें डाउनलोड नीचे कर रहा है और ग्रेडल को बिल्ड कर रहा है, ठीक है। ये जो चीज़ें इसको रिक्वायर होती हैं, जिन चीज़ों की इसको ज़रूरत होती है, ये खुद ब खुद उनको डाउनलोड करता है और फिर जो है वो हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड करके यहाँ पर शो करवाता है। तो आपको वेट यहाँ पर करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना, कुछ इसके अंदर जो है वो आपने चेंजिंग नहीं करनी। ये खुद ब खुद जिन चीज़ों की इसको ज़रूरत है उनको डाउनलोड करके आपके सामने सारा सेटअप करके दिखा देता है। जैसे ये सेटअप कंप्लीट होता है, साइड में आपको जो है वो फाइल्स भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं, और यहाँ पर थोड़ी देर में XML के अंदर आपको यहाँ पर प्रीव्यू भी आपकी एक्टिविटी यानी कि स्क्रीन का शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी इसको इनिशियलाइज़ कर रहा है। यहाँ से ग्रेडल बिल्ड तो मेरे ख्याल से फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। 1 मिनट 32 सेकंड इसने जो है वो लिए हैं ग्रेडल बिल्ड सिंक करने में, ठीक है, लोड करने में। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी डिज़ाइन इसने जो है वो प्री डिफाइंड एक्टिविटी हेलो वर्ल्ड के साथ हमें शो करवा रहा है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, 1 सेकंड में इस लेआउट को थोड़ा सा यहाँ तक करूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, और ये एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन XML है। ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी जो अभी क्रिएट हुई है। अब एक्टिविटी मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी आप यही समझ लें कि एक स्क्रीन को एक एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पूरे कोर्स के अंदर आगे हम एक्टिविटी अगर बोल रहे हैं तो आपने समझ जाना है कि एक्टिविटी का मतलब है कि स्क्रीन, ठीक है, जो आपके सामने एक ओपन होती है स्क्रीन या पेज होता है, ठीक है, उसको एक्टिविटी भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी मेन एक्टिविटी यानी कि फर्स्ट एक्टिविटी है
इसके ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अब ये सारे का सारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो है इसको हम एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और वो क्या क्या करती है। और मैं ज़्यादातर ज़रूरी चीज़ों के बारे में ही बात करूँगा, पूरे का पूरा एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं खंगालूंगा, ठीक है। जो चीज़ें हमारी डेवलपमेंट में मोस्टली यूज़ होंगी या ज़्यादातर यूज़ होती हैं उनको ही हम जो है वो आगे जो है यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो चलिए जी शुरू करते हैं ऊपर से। यहाँ पर हमारी जो है वो मेन्यू बार है जिसके अंदर फाइल, एडिट और ये व्यू, नेविगेशन, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपकी जो ज़्यादातर यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो आपको जो है वहाँ पर मिलेगी बिल्ड के अंदर, ठीक है, जो कि आप मोस्टली यूज़ करोगे अपनी एपीके बिल्ड करने में। और इसमें जो है वो आगे साइन जनरेट बंडल एपीके, यानी कि ये जो दो ऊपर वाली बिल्ड एपीके है ये आपकी डीबग एप्लीकेशन होगी, डीबग एपीके होगी, जिससे आप किसी को अगर आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं और टेस्ट के लिए किसी को एपीके सेंड करनी है तो आप यहाँ से बिल्ड एपीके कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश करनी है तो आप यहाँ से करेंगे, ठीक है। ये दो फंक्शंस आपके बिल्ड के अंदर यूज होंगे। उसके बाद नीचे आपको रीबिल्ड प्रोजेक्ट का जो है वो कभी कभार आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई इशू आ जाता है और वो प्रॉपरली बिल्ड नहीं होता, जिसकी वजह से कुछ लाइब्रेरीज लोड नहीं होती और वहाँ पर एरर शो कर रहा होता है। यानी कि आपने अपने प्रोजेक्ट को रीलोड करना है ताकि वो सारी लाइब्रेरीज को दोबारा से रिफ्रेश करके देख ले कि अगर कहीं पर कोई चीज़ रह गई है लोड होने वाली तो उसको भी लोड कर, तो आपने सिंपली रीबिल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना होता है। ये हो गया। उसके बाद जो है वो आप रन ऐप में एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं और VCS में आप अपनी एप्लीकेशन को गिटहब के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो सकता है, एडिट के अंदर आके आप न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं यहीं से ही, ठीक है। और अगर आपका पहले से कोई प्रोजेक्ट है तो आप यहाँ से क्लिक करके उसको भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर यूज़ होता है, वो आगे हम समझेंगे कि क्या है इसका इस्तेमाल, ठीक है। और बाकी चीज़ों को यहाँ पर फ़िलहाल रहने देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जी उसके बाद नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पर आपकी कुछ पैनल्स आपको नज़र आ रही हैं। कौन कौन सी पैनल्स हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट पैनल है, रिसोर्स मैनेजर पैनल है और उसके बाद जो है वो स्ट्रक्चर है। ये वही स्ट्रक्चर है जो अभी हम सेटिंग में देख रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपको सारी चीज़ें दिखाएगा आगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अभी इसको भी छोड़ें, स्ट्रक्चर में आपको दिखाता है कि किस व्यू के नीचे कौन सा व्यू है, ठीक है। ये पूरा एक हायरार्की आपको जो है वो दिखा रहा होता है, लेकिन अभी इसको छोड़ें। उसके बाद फेवरेट है, अगर आपने जो भी चीज़ें एज ए फेवरेट मार्क करके रखी हैं, बुक मार्क करके रखी हैं, वो यहाँ पर आएंगी। इसको भी छोड़ें। यहाँ पर बिल्ड वेरिएंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके बिल्ड वेरिएंट्स, डीबग और जो रिलीज बिल्ड वेरिएंट्स आती हैं अवेलेबल, वो आपको शो करवाता है, लेकिन इसको भी छोड़ दें, ठीक है। तो यहाँ पर जी मोस्टली आपको जो यूज़ में आएंगी चीज़ें वो प्रोजेक्ट पैनल है, जो कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करेंगे क्योंकि इसी के थ्रू आप नेविगेट करेंगे अपनी एप्लीकेशन की फाइल्स के ऊपर, अपनी क्लासेस के ऊपर, अपनी लेआउट फाइल्स के ऊपर, जितनी भी चीज़ें आपकी एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं उसके अंदर आप वो आपको प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिलेंगी। लेकिन उसमें भी आपको यहाँ पर ऊपर एंड्रॉयड जो लिखा हुआ आ रहा है ये व्यू है, एंड्रॉयड व्यू। जितनी भी एंड्रॉयड फाइल्स हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं, लेकिन आप इस व्यू को चेंज करके प्रोजेक्ट व्यू में भी जा सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर प्रोजेक्ट व्यू है, पैकेजेस है और इसके अलावा और भी बहुत से हैं। लेकिन आपने मोस्टली स्विच होना होता है प्रोजेक्ट से एंड्रॉयड में और एंड्रॉयड से प्रोजेक्ट में। तो प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी वही क्लासेस, वही फाइल्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट वे से यहाँ पर शो हो रही हैं। जो क्लासेस या फाइल्स वहाँ पर हिडन थी एंड्रॉयड के अंदर, वो आपको यहाँ पर सारी की सारी फाइल्स शो कर रहा है, ठीक है। आप हर एक फ़ाइल को जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं किस फाइल के अंदर कौन सी फाइल है, कहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है। आप इसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए इसको मैं दोबारा से एंड्रॉयड के ऊपर क्लिक करके एंड्रॉयड जो व्यू है उसको ऑन करता हूँ, अनेबल करता हूँ। तो यहाँ पर हमें एंड्रॉयड के अंदर जो फाइल्स हमारी डेवलपमेंट में यूज़ हो रही हैं वो यहाँ पर शो कर रहा है, जिसमें हमारी जो है सबसे पहली फ़ाइल मैनिफेस्ट फाइल है। तो मैनिफेस्ट क्या होती है, मैनिफेस्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं तो उसके अंदर ये हमें एक फ़ाइल मिलती है एंड्रॉयड manifest.xml फाइल। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाइल है हमारे प्रोजेक्ट की, ठीक है। ये समझ लें कि आपकी एप्लीकेशन की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, मोस्ट यूज़फुल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशंस वो आपकी एंड्रॉयड manifest.xml के अंदर ही होती है। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जी, और इसके अंदर जो है वो आपको एप्लीकेशन का सबसे पहले टैग मिल जाता है और इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन की कुछ जो है वो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं जिनको आप अलाउ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर
अलाउ बैकअप है, इसको आप ट्रू या फॉल्स करके एप्लीकेशन के बैकअप को अलाउ कर सकते हैं या फिर इसको डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद आइकन आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। लेबल या आपके एप्लीकेशन का जो नेम होता है वो यहाँ पर रिडायरेक्ट किया गया है, जो कि स्ट्रिंग्स के अंदर पड़ा हुआ है, यहाँ पर से नेम चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन का जो आइकन है राउंड वाला, ठीक है, वो अगर आपने सेपरेट बना के रखा हुआ है, एक सिंपल आइकन है और एक वो आइकन है जिसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड है, वो आपने कहीं पर रखा हुआ है अपने रिसोर्सेज के अंदर, उसको सेट करना चाहते हैं कि अगर किसी मोबाइल के ऊपर कोई ऐसा थीम है जिसके ऊपर राउंड आइकन शो हो रहे होते हैं, तो आपने अगर यहाँ पर कोई राउंड आइकन सेट किया हुआ है तो उसके ऊपर आपका वो वाला आइकन शो होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट राइट टू लेफ्ट जो है उसको आप ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। अगर इसका यूज़ आया तो हम इसको इनेबल या डिसेबल करके उस हिसाब से यहाँ पर से कर सकते हैं, और इसको बाद में देख लेंगे। ये राइट टू लेफ्ट की सपोर्ट को इनेबल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन का जो थीम है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन की थीम के अंदर आपने मोस्टली क्या डिफ़ाइन किया होता है, आपकी एप्लीकेशन का जो है वो कलर्स डिफ़ाइन किए होते हैं कि कौन सी जगह पर कौन सा कलर शो होगा, किस तरह का कलर होगा, तो वो उस हिसाब से, यानी कि एप्लीकेशन का ऊपर टूल बार है वो नज़र आनी चाहिए, एक्शन बार नज़र आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, यानी कि वो सारी एप्लीकेशन के जो थीम्स, कलर्स और ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी थीम क्लास के अंदर होती हैं, जो कि स्टाइल के अंडर आता है, ठीक है। तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई कस्टम बनाया हुआ है थीम तो वो आप यहाँ पर से चेंज करके उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसका जो फर्स्ट टैग है उसको क्लोज किया गया है और इसका क्लोजिंग टैग नीचे है एप्लीकेशन का, ठीक है। अब नीचे इसके सेंटर में एक्टिविटी एक आया हुआ है, और यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने वाली हैं कि ये मैनिफेस्ट फाइल है, इसके अंदर आप एप्लीकेशंस की जो मेजर कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपके एप्लीकेशन में इंटरनेट यूज़ हो रहा है तो इंटरनेट की परमिशन आपको पहले देनी पड़ेगी, यहाँ पर मांगनी पड़ेगी, ठीक है। उसकी कमांड, उसकी लाइन लिखनी पड़ेगी, तब ही आपकी एप्लीकेशन इंटरनेट यूज़ कर सकती है, और आगे जो भी आपने इंटरनेट को यूज़ करके काम परफॉर्म करना है वो बाद में होगा। लेकिन आपको पहले परमिशन की लाइन यहाँ पर डालनी पड़ेगी, परमिशन मांगनी पड़ेगी, तब ही एप्लीकेशन इंटरनेट को एक्सेस करेगी, अगर वो नहीं करेगी अदरवाइज, ठीक है। तो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी इंटरनेट की बात की तो मैं यहाँ पर ऊपर एप्लीकेशन के टैग के ऊपर हम जो है वो इसको मांग सकते हैं परमिशंस, ओके। परमिशंस में आपको कौन सी परमिशन चाहिए होती है वो आप यहाँ पर बताओगे, android परमिशन, सॉरी ऐसे नहीं होगा, इसमें हमें जो है वो टैग गलत हमने ले लिया है, मैं इसको डिलीट करता हूँ लाइन को। हमें सिंपल परमिशन नहीं लेनी, हमें यूज़ करने के लिए परमिशन लेनी है। तो यूजेस यहाँ पर परमिशन है, यूजेस परमिशन, और आगे आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखा रहा है परमिशंस की लिस्ट कि आपको कौन सी परमिशन लेनी है, ठीक है। तो आप यहाँ में से कोई भी परमिशन सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको ज़रूरत है जिस चीज़ की। मुझे यहाँ पर इंटरनेट की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पर इंटरनेट लिखता हूँ, तो ये परमिशन है पर android.permissions.internet, इसको मैं यहाँ पर से क्लोज टैग डाल के यहाँ पर ये परमिशन फॉर एग्जांपल मैंने लगा दी है एप्लीकेशन टैग के ऊपर, तो तब ही ये एप्लीकेशन यूज़र इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो ऊपर आप परमिशंस वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद आपकी जो मेजर एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं वो सारी यहाँ पर रजिस्टर होती हैं। अगर कोई आपकी एक्टिविटी यहाँ पर रजिस्टर नहीं है तो एप्लीकेशन में भी वो एक्टिविटी यूज़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो जितनी भी आपकी एक्टिविटी आप यहाँ से मज़ीद ऐड करोगे तो यहाँ पर वो शो होगी और वहाँ पर ऑटोमेटिकली रजिस्टर होगी, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारी अभी तो मेन एक्टिविटी एक ही बनी हुई है। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू के ऊपर आता हूँ और एक और एक्टिविटी बनाता हूँ। अभी फ़िलहाल हमारी एक ही एक्टिविटी है ना मैनिफेस्ट के अंदर, तो मैं यहाँ पर से एक एम्प्टी एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करके एक्टिविटी 2, मेन एक्टिविटी 2 जो है वो हमने बना लिया और मैं इसको फिनिश करता हूँ। ओके, सो ये क्या कह रहा है, चेंजेस हैज बीन मेड लोड सिस्टम फाइल चेंजेस, ओके। तो ये ग्रेडल बिल्ड कर रहा है, लेकिन मैं मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ जो चीज़, ओके। तो अब यहाँ पर देख लें कि ये एक और एक्टिविटी इसने ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर दिया और यहाँ पर लिखने हो गई है, ठीक है। ये देख लें, ये मेन एक्टिविटी 2 है। तो ये चीज़ समझ लें कि अगर मेन एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने इसके अंदर बनाई हैं, ठीक है, वो सारी यहाँ पर रजिस्टर होती हैं मैनिफेस्ट के अंदर, और अगर यहाँ पर रजिस्टर नहीं होंगी तो एप्लीकेशन के अंदर आप उनको यूज़ भी नहीं कर सकते। बाकी फर्दर जब थ्रू आउट द कोर्स हम इन चीज़ों को आगे मज़ीद इम्प्लीमेंट करेंगे तो इम्प्लीमेंट करते हुए हम सारी चीज़ों को जो है वो सीख लेंगे कि मैनिफेस्ट में और क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। लेकिन आपने ये चीज़ समझनी है कि मेजर कॉन्फ़िगरेशंस आप
यहाँ पर से एंड्रॉयड मैनिफेस्ट से आप कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इसमें अभी सिर्फ ये एक्टिविटीज़ या परमिशंस ही नहीं है, इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें जो हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो चीज़ें आपको मज़ीद कंफ्यूज कर सकती हैं, ठीक है। हमें सिंपल वही चीज़ें सीखनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मोटी मोटी चीज़ें सीखने के बाद हम आगे प्रोसीड कर सकें, ठीक है। तो मैं इन सारी टैब्स को जो है वो क्लोज़ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ मैनिफेस्ट को क्लोज़ करता हूँ, और जी यहाँ पर से मेन एक्टिविटी 2 को क्लोज़ कर देता हूँ। मेन एक्टिविटी 2 की जो लेआउट फाइल है उसको क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो इस साइड को थोड़ा सा पढ़ लें, उसके बाद एक्टिविटी के ऊपर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़, यानी कि एक्टिविटीज़ का क्या क्या सिस्टम है, ठीक है, क्या क्या सीन है, स्प्लिट करके हम उसको कोड में ले जा सकते हैं, कोड मिक्स का कैसा है जो बैकएंड के ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप देखें कि यहाँ पर ये जो पैनल एंड्रॉयड पैनल हमने ओपन की हुई है, इसमें दो चीज़ें आपको मिलती हैं, एक ऐप है और एक ग्रेडल स्क्रिप्ट है। ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर अगर आपने कोई फंक्शंस बाहर से ऐड करने हैं, या फिर एप्लीकेशन का वर्जन नेम वगैरह चेंज करना है, या फिर जो भी लाइब्रेरीज के रिगार्डिंग डिपेंडेंसीज के रिगार्डिंग काम होगा वो ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर होगा, और जो भी एप्लीकेशन के अंदर चीज़ें आपने ऐड करनी है, चाहे वो कोडिंग पार्ट है चाहे वो डिज़ाइन पार्ट है, वो आप जो सारा है वो ऐप से करेंगे, ठीक है। ऐप्स के अंदर मैनिफेस्ट है, जावा है और रिसोर्सेज है। मैनिफेस्ट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है, उसके अंदर आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल .xml मिलती है, जिसके अंदर से आप एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो एक्सेस करते हो, चेंज करते हो। उसके बाद है जावा के अंदर आपकी जितनी भी स्क्रीन्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनका बैकएंड वाला कोड, यानी कि वो क्या काम करेगी, ठीक है। एक तो डिज़ाइन जो सामने नज़र आ रहा है, उसके पीछे जो काम करना है, होना है, वो आपकी यहाँ पर जावा के अंदर, यहाँ पर आपको जावा के फर्स्ट पैकेज के नीचे आपको क्लासेस मिल जाएंगी, यानी कि ये मेन एक्टिविटी है, यानी कि जो हमारी स्क्रीन यहाँ पर हेलो वर्ल्ड वाली नज़र आ रही है, इसके बैकएंड में मेन एक्टिविटी है। जो भी हम मेन एक्टिविटी .java क्लास के अंदर इसको लिख के बताएंगे, कोडिंग करेंगे कि ये काम इस तरह से इसने ये काम करना है, जो चीज़ नज़र आ रही है वो क्या काम करेगी, वो जो हम यहाँ पर बताएंगे वही एप्लीकेशन जब रन होगी तो वो एप्लीकेशन वही काम करेगी जो हमने यहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ पर जावा क्लासेस हैं, और उसके बाद नीचे जो टेस्ट और एंड्रॉयड टेस्ट हैं इनको आप इग्नोर कर दें, इसके साथ आपने नहीं छेड़ना। ये ऑटो जनरेटेड फाइल्स हैं, ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो खुद इनको क्रिएट करता है, वो अपने काम के लिए यूज़ करता है, आपको इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है एज ए बिगनर, ठीक है। आपको इनके साथ कोई काम नहीं है। आपका जो मेन आपकी क्लास होगी, ठीक है, जिसके साथ ना ही एंड्रॉयड टेस्ट लिखा हुआ है ना ही टेस्ट लिखा हुआ है, आपकी एप्लीकेशन का पैकेज नेम यानी कि आईडी है, और उसके अंदर जितनी भी क्लासेस आ रही हैं आप उनको एक्सेस करोगे, ठीक है। अदरवाइज जिनके साथ ये टैग्स वगैरह लगे हुए हैं, टेस्ट वाले, एंड्रॉयड टेस्ट वाले, इनको नहीं आपने छेड़ना। उसके बाद जी मैं इसको जावा को भी क्लोज करता हूँ। उसके नीचे RES डायरेक्टरी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी है। जैसा कि जावा का काम बैकएंड का कोड संभालना है, ठीक है, कोड लिखना है, और अगर आपने डिज़ाइन करना है तो RES डायरेक्टरी के अंदर आपको डिज़ाइन के रिलेटेड रिसोर्सेज मिलेंगे, ठीक है, जिसमें ड्रॉएबल है, लेआउट है, मिप मैप है, वैल्यूज़ है, और ये वो है जो कि अभी अवेलेबल है। इसके अलावा और भी बहुत सी रिसोर्सेज की डायरेक्टरी हैं जो कि आप टाइम बाय टाइम ज़रूरत के हिसाब से ऐड कर सकते हो। रिसोर्सेज के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू के ऊपर जाके एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी के अंदर आपको उन फाइल्स का एक्सेस मिल जाता है। वो फाइल्स बोल लें या फोल्डर बोल लें या डायरेक्टरी बोल लें, यहाँ पर क्लिक करने पर आपको देख लें एनिम, एनिमेटर, कलर, ड्रॉएबल, फॉन्ट, लेआउट, और ये मिप मैप, आगे बहुत सी हैं, ठीक है। तो ये आप और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जब आपने क्रिएट किया प्रोजेक्ट तो ये ज़रूरी जो हैं जो कि यूज़ हो रही हैं वो यहाँ पर शो कर रहा है। ड्रॉबेल के अंदर आपकी इमेजेस और जो बैकग्राउंड आपने कस्टम बैकग्राउंड बनाए हुए हैं, ठीक है। आपके लिए सिंपल ये समझ लें कि जो आप बाहर से इमेजेस वगैरह आपने स्टैटिक इमेजेस जो कि सेट करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपनी ऐप के अंदर, वो आप ड्रॉएबल के अंदर पेस्ट करेंगे और फिर आगे यूज़ करेंगे। लेआउट के अंदर आपकी जितनी भी ये स्क्रीन्स हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, उनका जो लेआउट यानी कि उनका जो डिज़ाइन वाला फाइल है, डिज़ाइन वाली फाइल है, वो लेआउट के अंदर स्टोर होगी, ठीक है। यानी कि ये मेन एक्टिविटी जो हमने अभी एक स्क्रीन बनाई हुई है उसकी जो लेआउट फाइल है, ठीक है, वो हमारी यहाँ पर आएगी लेआउट्स के अंदर, ठीक है। तो जितनी भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर लेआउट के रिगार्डिंग फाइल्स होंगी वो लेआउट के अंदर आएंगी, ठीक है। और उसके बाद मिप मैप के अंदर आपकी एप्लीकेशन का जो आइकन है वो यहाँ पर आता है, जिसमें IC लॉन्चर ये नज़र जो आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन का आइकन शो कर रहा है। एप्लीकेशन का आइकन आपका मिप मैप वगैरह के अंदर आएगा, चाहे वो राउंड आइकन है या सिंपल आइकन है, ठीक है, वो इसके अंदर आएगा। वैल्यूज़ के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको कलर्स, स्ट्रिंग्स और थीम्स मिलेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने मैनिफेस्ट फाइल के अंदर थीम देखा था तो वो थीम यहाँ पर भी आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है।
और यहाँ से आप उस थीम के कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं कि कौन सा कलर किस जगह पर आना चाहिए। मज़ीद इसको आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये थीम का नेम है यहाँ पर ये वाला, ठीक है। और ये थीम का जो पेरेंट है जिसको ये फॉलो करते हुए, गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आगे थीम अप्लाई होगा, वो आगे है, ठीक है। यहाँ पर थीम्स पड़े होते हैं। फर्दर जब हम कोर्स में आगे जाएंगे तो अगर इनकी ज़रूरत पड़ी तो हम इनको यूज़ करेंगे और इससे हमें यूज़ करना भी आ जाएगा, ठीक है। बाय द वे बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर सेट हैं, ठीक है। वैले इसके अंदर बाकी कलर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर अपने कस्टम कलर भी ऐड कर सकते हैं, जो कि थ्रू आउट डेवलपमेंट आप जो है वो अगर वो वाला कलर स्पेशल कलर जो है वो यूज़ करना चाहें तो आप वहाँ से कोडिंग के अंदर से ही इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सोर्स कोड है, हमारी एप्लीकेशन है, वो जानती है कि इस तरह का कलर यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप यही समझ लें ये एक तरह का रजिस्टर है जिसको आपने यहाँ पर जो है वो ऐड कर दिया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कलर ऐड करता हूँ, कलर, ठीक है। कलर को मैं नाम देता हूँ, अपने नाम से रखता हूँ खलील। ये मैंने कोई भी नाम रखना था तो मैं यहाँ पर एक नाम रख देता हूँ, ठीक है। और ये मैंने अपने नाम से इसको मैं आगे एक कलर बता देता हूँ, ठीक है। ये हैश लगा के आगे मैं जो है वो कलर कोड डालता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करके कोई और कलर सेट करता हूँ, ऑरेंज, ठीक है। यहाँ पर पहले कोई ऑरेंज टाइप का कलर नहीं है। अब मैं ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, या मैं अब अपने कोड के अंदर जब मैं कोडिंग करूँगा, ठीक है, तो जहाँ पर भी एप्लीकेशन के अंदर मुझे ये कलर चाहिए, ये ऑरेंज वाला कलर चाहिए, ये कोई स्पेशल कलर है जिसका कोई स्पेशल कलर कोड है, तो मैं अपनी एप्लीकेशन में जहाँ पर भी इसको यूज़ करना चाहूँगा मैं सिंपली इस नाम को वहाँ पर जो है वो रेफरेंस कर दूंगा तो वो यहाँ पर से यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कलर कोड डायरेक्टली हम वहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो वैल्यूज़ के अंदर हम चीज़ें ऐड करें, यहाँ पर फ़ायदा क्या है, इसमें ये फ़ायदा होता है कि जब हमने अगर ये एप्लीकेशन के अंदर 1000 जगहों पर या फिर 100 जगहों पर हमने यही कलर कोड यूज़ किया हुआ है और हम बाद में सोचते हैं कि यार हमने उन सारी जगहों पर से वो कलर चेंज करके हमने जो है वो ब्लू करना है, ठीक है, या इसका कलर कोई और करना है, तो जहाँ जहाँ पर हलील वाला कलर यूज़ हुआ है वहाँ पर हमने कोई और कलर सेट करना है, तो हमें वो 100 जगहों पर जो है वो जाकर उस कलर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली यहाँ पर आके यहाँ से इस अकेली लाइन का कलर चेंज करेंगे, हम यहाँ पर इसको ब्लू कर दें या फिर हम इसको ग्रीन कर दें, ठीक है, ग्रीन करते हैं, ठीक है। जहाँ पर हम इसको ग्रीन करेंगे या कोई भी इसका कलर चेंज करेंगे तो ये अगर 100 जगहों पर इसको रेफर किया गया था, रेफरेंस दिया गया था, तो सिर्फ एक सिंगल चेंज से ये सारी की सारी जगहों पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ के अंदर जितनी भी हम चीज़ें ऐड करते हैं इनको हम बाहर से कोड के अंदर जाकर इनको हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर कल को हमें उन सारी जगहों पर से वो चीज़ चेंज करनी है तो हम वैल्यूज़ के अंदर आके कलर को या फिर कोई स्ट्रिंग्स है या कोई और चीज़ है उसको चेंज करेंगे तो वो कोड के अंदर सारी जगहों पर चेंज हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सिर्फ कलर के बारे में नहीं है, अगर हम कोई एक खास टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है जो कि स्ट्रिंग्स के अंदर हम आते हैं, आगे अगली जो क्लास है strings.xml, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। स्ट्रिंग के अंदर अगर हमने कोई चीज़ जो है वो यूज़ की हुई है, फॉर एग्जांपल अभी एक स्ट्रिंग जो है हमने लिखी हुई है, स्ट्रिंग जो है वो आप यही समझ लें कि टेक्स्ट डाटा के लिए स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लें कि ये एप्लीकेशन का नेम है। अगर हमने एप्लीकेशन के अंदर जगह जगह पर एप्लीकेशन का नेम शो करवाना था तो हम वहाँ से डायरेक्टली इस एप्लीकेशन का इस स्ट्रिंग का जो नेम है वो रेफ़र करेंगे, जो कि एक ऐप नेम है या कुछ भी हो सकता है। ये हमने अगर वहाँ पर रेफ़र किया हुआ है 100 जगहों पर या कितनी भी जगहों पर, ठीक है, तो अगर हमने कल को एप्लीकेशन का नेम चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर भी हमारी एप्लीकेशन का नेम चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने इस जगह का उसको पता बताया हुआ था, एड्रेस बताया हुआ था, और वो यहाँ से आके इसकी जो अगली वैल्यू है उसको यूज़ कर रहा था। तो अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कलर, स्ट्रिंग्स और ये थीम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डालने का यही मकसद है कि आप यहाँ से अगर चेंजिंग करते हैं तो जहाँ जहाँ पर एप्लीकेशन में वो चीज़ यूज़ हुई है वहाँ पर भी ऑटोमेटिकली चेंजेस अप्लाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद जी नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर टू डू है। अगर आपने कोडिंग के अंदर कोड लिखते हुए आपने कोई चीज़ जो है वो सोची है कि मैं बाद में करूँगा, तो आप टू डू टैग के साथ उसमें वो चीज़ ऐड कर देते हो। तो बाद में अगर आपको देखना है कि आपने कोड के अंदर कहाँ कहाँ पर कोई काम जो रह गया था, जो आपने बोला था कि मैं बाद में करूँगा, और टू डू टैग के साथ हमने स्टोर किया, तो आप यहाँ से जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स में आपको अब कोड के अंदर करंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी नज़र आएंगी, ठीक है। टर्मिनल जो है वो टर्मिनल के अंदर आप अगर कमांड कोई लिख के कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप टर्मिनल में करेंगे, लेकिन छोड़े अभी आप बिगिनर हैं तो इसको आप नहीं यूज़ करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप यूज़ करोगे
वो लॉग कैट है, ठीक है। आपने फोकस करना है लॉग कैट के ऊपर और उसके बाद बिल्ड के ऊपर, ठीक है। लॉग कैट और बिल्ड। लॉग कैट के अंदर आपने जो है वो आप डीबगिंग करते हो एप्लीकेशन के अंदर, अगर कोई प्रॉब्लम आता है, एप्लीकेशन चलते चलते हुए क्रैश हो जाती है रनिंग के टाइम, या फिर और कोई इशू आता है जो कि आपको पता नहीं चल रहा कि यार कहाँ पर इशू हो सकता है, तो लॉग कैट वो जगह है जहाँ से आप एप्लीकेशन को कनेक्ट करके रन करोगे, एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कनेक्ट करके जब रन करोगे तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर आप जो है वो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन की आईडी वगैरह और ये सब एप्लीकेशन बता देगा कि कौन सी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एप्लीकेशन डिवाइस, एप्लीकेशन कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, और उसके अंदर अगर आपने डीबगिंग करनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, वार्निंग देखनी है, कौन कौन सी वार्निंग है, एरर्स हैं, एजर्ट्स हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अभी इसको छोड़े, ये इतना समझ लें कि आपको डीबगिंग में जो है ये टूल यूज़ होंगे लॉग कैट, ठीक है। लॉग कैट डीबगिंग के लिए यूज़ करेंगे अगर कोई चलते चलते एरर आ जाता है। तो थ्रू आउट द वीडियो अगर हमें कोई एरर जैसे ही आएगा, हम लॉग कैट के थ्रू डीबगिंग भी सीख लेंगे कि डीबगिंग कैसे करते हैं। डीबगिंग का मतलब है कि प्रॉब्लम को फाइंड करना, रिजॉल्व करने की बात तो बाद में है ना, ठीक है। पहले देखना तो पड़ेगा कि पूरी एप्लीकेशन में, कोड में कहाँ पर एरर आ रहा है, इतनी ज़्यादा लाइंस हैं, कहाँ पर किस लाइन के ऊपर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हमें, तो लॉग कैट यूज़ होगा उसके ऊपर। बिल्ड जो है वो रनिंग के टाइम अगर कोई एरर आता है तो हम बिल्ड में भी हमें वो नज़र आ जाता है, ठीक है। बिल्ड में आपको जो है वो रनिंग स्टेटस जो है वो शो करेगा। प्रोफाइलर है, प्रोफाइलर को अभी रहने दें। प्रोफाइलर जो है वो आपकी एप्लीकेशन जब आप उसको रन कर रहे होते हैं तो उसके दौरान उसकी जो है वो प्रोफाइल को चेक करने के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन मेन टाइम में अटैच्ड होती है। अगर उसके अंदर कहीं पर परफॉर्मेंस इश्यूज आ रहे होते हैं तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल में रियल टाइम में वो चीज़ दिखा देगा, ठीक है। छोड़े इसको भी। ऐप इंस्पेक्शन भी जो है वो भी सिलेक्टेड डिवाइस के अकॉर्डिंगली आपको डीबगिंग में हेल्प करेगी, लेकिन अभी भी इसको रहने दें, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर जी इस साइड में आते हैं, और इस साइड में पैनल में ग्रेडल है, लेआउट इंस्पेक्टर है, डिवाइस मैनेजर है, ठीक है। ग्रेडल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रेडल के रिगार्डिंग जितनी भी फाइल्स हैं वो शो हो जाएंगी। ये कल को हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा जब हम एप्लीकेशन के की स्टोर को गेट करेंगे, तो हम इसको तब यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद लेआउट इंस्पेक्टर है, यहाँ पर आप अपने लेआउट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरह से आपका प्रीव्यू ही दिखा रहा होता है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको दिखाता है कि आप की जो चीज़ है वो फोल्डेबल डिवाइस के ऊपर कैसी नज़र आएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है टैबलेट के ऊपर कैसी नज़र आएगी, ठीक है। तो लेआउट को इंस्पेक्ट करने के लिए आप ये यूज़ करोगे। छोड़ें अभी इसको। डिवाइस मैनेजर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी जितनी भी डिवाइसेस वगैरह हैं जो कि अवेलेबल हैं, आप उनको लॉन्च कर सकते हैं, या फिर फिजिकल डिवाइसेस आपके पास अवेलेबल हैं तो वो यहाँ से आप डिवाइस को मैनेज कर सकते हैं और रन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है आगे जो है वो मेरा ADB वाईफाई है, जिसके अंदर मैं वाईफाई के थ्रू जो है वो अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अभी इसको रहने दें, मैं बाद में आपको ये चीज़ दिखाऊंगा, क्योंकि हमने बाद में कुछ प्लगइन्स भी इंस्टॉल करनी है जो कि आपको हेल्प करेंगी इसको रन करने में, ठीक है। आपकी जो जर्नी है, आपकी डेवलपमेंट है, उसको फास्ट कर देगी। उसके बाद नीचे डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर है इस साइड में, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं कनेक्टेड हैं उनकी स्टोरेज वगैरह को आप एक्सेस कर सकते हैं, उनकी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी नीचे क्या है जी, एमुलेटर। यहाँ पर एमुलेटर्स के बारे में बताएगा, जितनी भी आपकी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, यानी कि आपने एमुलेटर रन किए हुए हैं, बनाए हुए हैं, तो वो आपको यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। तो ऊपर ये जो आगे ये पैनल है, यहाँ पर से आप अपनी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके रन कर सकते हैं। जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं या एमुलेटर कनेक्टेड हैं आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ, यहाँ भी अवेलेबल हैं, जिनके ऊपर आप एप्लीकेशन टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप वो डिवाइस या वो एमुलेटर सेलेक्ट करोगे, उसके बाद रन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी एप्लीकेशन उसके ऊपर इंस्टॉल हो जाएगी। उसके आगे अप्लाई का बटन है। अगर आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और आपने एक दफ़ा रन किया है, उसके बाद आपने छोटी मोटी लेआउट के अंदर चेंजिंग की है, तो आप अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो बगैर एप्लीकेशन रीस्टार्ट किए हुए सिर्फ उसी एक्टिविटी को, उस स्क्रीन को जो है वो रीस्टार्ट करके उसके ऊपर वो चेंजेस शो करेगा, ठीक है। ये मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद बाकी चीज़ों को आप रहने दें, ये वही प्रोफाइलर वाले ये सारे जो हैं वो वही आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो सिंक का बटन है, इसको समझ लें, ये सिंक का बटन है। इसके ऊपर क्लिक करने से आपकी एप्लीकेशन एक दफ़ा से समझ लें कि वो रिफ़्रेश होगी, रीलोड होगी, और अगर कोई भी आपने ग्रेडल के अंदर चेंजिंग की है, ठीक है, मेजर चेंजिंग की है, तो वो एक दफ़ा रिफ़्रेश होने के बाद लोड करके आपके प्रोजेक्ट को दोबारा से रेडी कर देगी लेटेस्ट लाइब्रेरीज और लेटेस्ट चेंजेस के साथ, ठीक है। तो सिंक का बटन इसलिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिवाइस मैनेजर है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वही डिवाइस मैनेजर यहाँ पर था जिसके थ्रू हम जो है वो
पहले से मौजूद एमुलेटर्स को रन कर सकते हैं, या फिजिकल डिवाइसेस अवेलेबल हैं तो उनको हम रन कर सकते हैं, ठीक है। और न्यू एवीडी जो है वो जो वर्चुअल डिवाइस है वो हम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसको हम रहने देते हैं क्योंकि मैं रियल डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा आप रियल डिवाइस यूज़ करें, और या फिर अगर आप रियल डिवाइस नहीं यूज़ कर रहे तो आप कोई थर्ड पार्टी एमुलेटर यूज़ करें, ठीक है। इसका अपना जो एमुलेटर है वो बहुत ज़्यादा लोड डाल देता है, और अगर आपकी डिवाइस आपकी मशीन जो है, आपका पीसी या लैपटॉप कुछ जो है वो दरमियानी किस्म का है, ये ज़्यादा हैवी नहीं है, तो इसका अपना एमुलेटर यूज़ ना करिएगा। कोई और जेनी मोशन का या फिर आप जो है वो ब्लू स्टैक जो है उसका एमुलेटर यूज़ कर सकते हैं। वो आगे थ्रू आउट द वीडियो, क्योंकि मैं ब्लू स्टैक का एमुलेटर यूज़ करूँगा तो मैं आपको दिखा दूँगा कि वो कैसा होता है, ठीक है। तो जिसके ऊपर आप टेस्ट कर सकते हैं। एमुलेटर का अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि जो आपका मोबाइल है वो एक रियल मोबाइल है, और अगर आपको कंप्यूटर के ऊपर एक वर्चुअल मोबाइल चाहिए जो कि हकीकत में नहीं होगा, लेकिन आपके कंप्यूटर के ऊपर वो मोबाइल की तरह चलेगा और आप उसके ऊपर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं, उसको एमुलेटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जी आगे SDK मैनेजर है, इसको भी आप रहने दें एज ए बिगनर, क्योंकि ये सेटिंग के अंदर जाएगा। यहाँ पर SDK प्लेटफॉर्म टूल्स और ये सारी चीज़ें आप इनेबल डिसेबल या कुछ चीज़ें न्यू आपने ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी आप इसको रहने दें, आपके सीखने वाली ये चीज़ नहीं है, ठीक है। और आगे सर्च एवरीवेयर का बटन है, आप कोई भी चीज़ कहीं से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ों को भी आप जो है वो रहने दें। ओके, अभी जो है सिंपली आते हैं यार यहाँ पर हम एक्टिविटी के ऊपर, एक्टिविटी XML और एक्टिविटी जावा, ठीक है। एक्टिविटी जो XML है उसके ऊपर क्लिक किया हमने, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी लेआउट फाइल नज़र आ रही है। लेआउट फाइल यानी कि जिसके अंदर हमारा लेआउट शो होगा, हमारी स्क्रीन के ऊपर क्या चीज़ नज़र आएगी, कैसे नज़र आएगी, वो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके बाद नीचे इसी क्लास के अंदर मैं ऊपर जावा वाली को फिलहाल क्लोज करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे बिल्कुल भी, ठीक है। ये अभी सिर्फ हमारी जो मेन एक्टिविटी, फर्स्ट एक्टिविटी की जो XML फाइल है वो यहाँ पर शो हो रही है। उसके ऊपर उसके ओपन होने के साथ ये इसकी पैलेट है जिसके अंदर हम अवेलेबल फंक्शंस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम सिंपली कॉमन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट व्यू, बटन, इमेज व्यू, रिसाइकलर व्यू, फ्रेगमेंट और ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। टेक्स्ट के अंदर आएंगे तो कितनी तरह के टेक्स्ट हैं, बटन्स के ऊपर आएंगे तो कितनी तरह के बटन्स हैं, विजेट्स हैं, लेआउट्स हैं, कंटेनर, हेल्पर्स, गूगल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। आप सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं। मैं एक यहाँ पर ऐड करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। कॉमन के ऊपर आता हूँ, टेक्स्ट व्यू, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, ये मैंने क्लिक करके रखा हो, होल्ड करके मैं यहाँ पर इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लें कि यहाँ पर ये टेक्स्ट व्यू आ चुका है, ठीक है। इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ों को ला सकते हैं अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना ज़्यादा इजी लगता है, ठीक है। यहाँ पर पैलेट के अंदर सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं। कंपोनेंट ट्री के अंदर कौन सी चीज़ किस चीज़ के नीचे आ रही है वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। एक मेरा टेक्स्ट व्यू है, उसके बाद एक और टेक्स्ट व्यू मैंने लिया हुआ है, ठीक है। और वो दोनों जो है वो हमारे कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर आते हैं। अब ये कंस्ट्रेंट लेआउट क्या है, ये लेआउट कितनी तरह के होते हैं, ये नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम जस्ट जो है वो इसका एक ओवरव्यू ले रहे हैं। जो चीज़ें हम मोस्टली यूज़ करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो कि कॉमन यूज़ होती हैं उनको ही हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जी यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर आप जो है ये डिज़ाइन सरफेस, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन सरफेस आपको बता सकता है। डिज़ाइन सरफेस बेसिकली है क्या, ये अभी आपको प्रीव्यू के अंदर एक ये वाइट स्क्रीन नज़र आ रही है और एक ये ब्लू स्क्रीन नज़र आ रही है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो वाइट स्क्रीन है और एक ब्लू स्क्रीन नज़र आ रही है। वाइट स्क्रीन वो चीज़ है, वो स्क्रीन है जो कि आम नज़रों से हमें नज़र आ रही है और इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें सामने नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसका एक ब्लू प्रिंट है जो कि यहाँ पर है। ब्लू प्रिंट में आपको सिर्फ वो कंपोनेंट ही नज़र नहीं आता, लेकिन आपको वो कंपोनेंट किस कंपोनेंट के साथ जुड़ा हुआ है, उसका किस कंपोनेंट से कितना फासला है, ठीक है, कितना डिस्टेंस है दूसरे कंपोनेंट से, वो सारा कुछ जो है वो आपको एक मैप की सूरत में, एक ब्लूप्रिंट की सूरत में नज़र आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सरफेस डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करके अगर आपको सिर्फ डिज़ाइन चाहिए, आपके पास आप चाहते हैं कि सिर्फ मुझे डिज़ाइन नज़र आए, ये डिज़ाइन वाला है और ये ब्लूप्रिंट है, आप बोलते हैं डिज़ाइन चाहिए, सिर्फ डिज़ाइन आपको नज़र आएगा और ब्लूप्रिंट आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अगेन क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ ब्लूप्रिंट नज़र आए और मुझे डिज़ाइन ना नज़र आए। अगेन क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन और ब्लूप्रिंट दोनों चाहिए तो आप यहाँ से दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कलर ब्लाइंड मोड्स जो है उसके ऊपर आएंगे तो आपको अगर किसी चीज़ किसी कलर कोई कलर में देखने में आपको प्रॉब्लम होती है तो उस हिसाब से आप कलर ब्लाइंड मोड्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी तो चेंज हो रहे हैं लेकिन मोस्ट कॉमन लोगों को ये नज़र नहीं आएगा कि क्या चेंजिंग हो रही है, क्योंकि अगर उनकी आंखें ठीक हैं तो उन्हें कोई इस चीज़ से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी इसको भी छोड़े। तो उसके बाद जी फोर्स रिफ्रेश लेआउट,
ये लेआउट को रिफ्रेश करने के लिए है, ठीक है। समटाइम बहुत ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से अगर लेआउट रिफ्रेश नहीं होता ऑटोमेटिकली तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ओरिएंटेशन को आप चेंज यहाँ से कर सकते हैं, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से करेंगे अपने लेआउट के प्रीव्यू के, ठीक है, जो कि आपको सामने अभी नज़र आ रहा है। तो उसको पोर्ट्रेट मोड ही रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये यूआई मोड है जिसमें डार्क डॉक और इस तरह से करके आप इसके यूआई मोड्स को चेंज करके प्रीव्यू को चेक जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली रहने देता हूँ, वो सारी आगे फंक्शंस हैं, आप उसको देख सकते हैं। क्रिएट लैंडस्केप वेरिएशन, ठीक है, ये एक लैंडस्केप वेरिएशन आपकी उस लेआउट की क्रिएट कर देगा। एक आपका वर्टिकल रहेगा और आपका एक जो है वो लैंडस्केप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं लेआउट में आता हूँ तो लेआउट के अंदर भी आपको यहाँ पर ये 2 क्रिएट करके दिखा देगा, ठीक है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपने ये भी सोचा हुआ है कि मैं अपनी एप्लीकेशन को जो स्क्रीन है ये लैंडस्केप में भी मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो उसमें ये आपकी हेल्प होगी कि आप जो है वो उसका लैंडस्केप वाला सिस्टम भी बना दोगे। तो जब कोई बंदा मोबाइल को लैंडस्केप करेगा तो उसका ये वाला लेआउट शो होगा, और अगर वो पोर्ट्रेट करेगा तो उसको ये वाला लेआउट शो होगा, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता है कि यहाँ पर आपने क्लिक करना है और क्रिएट जो है वो लैंडस्केप वेरिएशन आपने क्लिक किया था तो वो उसका क्रिएट लैंडस्केप वेरिएशन जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। क्रिएट टैबलेट वेरिएशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो टैबलेट के ऊपर ये कैसे नज़र आएगा, मेन लेआउट जो एक्सएमएल है वो आपको यहाँ पर शो होगा। और अगर आप इसमें कोई चीज़ चेंजिंग करेंगे, जब आपकी ये एप्लीकेशन टैबलेट के ऊपर शो होगी तो ये वाला सिर्फ ये वाला लेआउट शो होगा, दूसरे लेआउट नहीं शो होंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाएंगे और चेंज करते जाएंगे, ठीक है। क्रिएट अदर के ऊपर क्लिक करके आप कोई और रिसोर्स लेआउट रिसोर्स जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इसको छोड़ें, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर से ये क्या है, नॉट नाइट, और ये डार्क मोड और ये नाइट मोड जो है इन दोनों को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है कि नाइट मोड में आपका लेआउट कैसा नज़र आएगा, यानी कि डार्क मोड में कैसा नज़र आएगा, ठीक है, और जो लाइट मोड है उसके ऊपर कैसा नज़र आएगा, ठीक है। ये चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रीन साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं, कौन सी स्क्रीन के ऊपर आपका किस तरह से लेआउट नज़र आने वाला है, ठीक है। डिफरेंट साइजेज़ हैं, ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर, टैबलेट के ऊपर, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप देख सकते हैं। क्योंकि अभी जो एप्लीकेशंस हैं वो डेस्कटॉप सपोर्टेड भी हैं, तो ये इस तरह का सीन हो गया है कि अब आपको लेआउट में भी उस तरह के फंक्शंस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं कि आप देख सकते हो यहीं पर ही कि आपकी एप्लीकेशन फ़ोन के ऊपर कैसी नज़र आएगी, फोल्डेबल फ़ोन है तो उसके ऊपर कैसी नज़र आएगी, टैबलेट के ऊपर कैसी नज़र आएगी, डेस्कटॉप फ़ोन, टैबलेट्स, और फ़ोन्स और टैबलेट्स के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर कुछ वैराइटीज़ मिल रही हैं कि आपको किस मोबाइल के ऊपर, स्पेसिफिकली कौन से मोबाइल के ऊपर आपको कैसा व्यू नज़र आएगा वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। टीवी के ऊपर कैसा नज़र आएगा, और ये सारा कुछ है। छोड़ें इसको, अभी बाद में आप खुद अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर इसको एक एक करके चेक कर लीजिएगा। लेकिन आपको समझ तो आ गई होगी कि यहाँ से आप व्यू चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वहाँ पर कैसी नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ पर आप अपने API लेवल के हिसाब से भी देख सकते हैं कि API लेवल 26, 21 के ऊपर ये चीज़ कैसे नज़र आएगी, ठीक है। लेकिन अभी हमने कुछ इतना ज़्यादा डिज़ाइन नहीं किया हुआ, तो दैट्स वाई इतना ज़्यादा कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर, और वैसे भी वो लैंडस्केप मोड है। ओके, तो अभी मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। उसके बाद आगे माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके जो है वो आप डिफरेंट थीम्स के ऊपर नेविगेट करके भी देख सकते हैं कि ये नो एक्शन बार के ऊपर कैसी नज़र आएगी, ठीक है, और एक्शन बार के साथ कैसी नज़र आएगी। तो ये यहाँ पर से थीम चेंज करके आप देख सकते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस आपने ऐड की हुई हैं तो आप यहाँ से उसके हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। ये आगे जो है ये व्यू ऑप्शंस है, इसके ऊपर क्लिक करके आप जो है वो मार्जिन वगैरह जो है वो शो करवाना चाह रहे हैं तो ये लाइव रेंडरिंग, ये सारे फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो इनमें से आप जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपने कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ किया हुआ है तो शो ऑल कंस्ट्रेंट करेंगे तो जिस भी कंस्ट्रेंट का, जिस भी व्यू का दूसरे व्यू के साथ कौन सा कंस्ट्रेंट मिल रहा है वो चीज़ें शो होंगी। लेकिन ये चीज़ जो है वो आगे यूज़ होगी जब मैं आपको लेआउट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। इससे आप जो है वो इन व्यूज़ को एक दूसरे के साथ कंस्ट्रेंट करने में आपको हेल्प होगी, ठीक है, मार्जिन सेट करने में और उसके बाद सारे कंस्ट्रेंट को डिलीट करने में। अभी आपको कंस्ट्रेंट की समझ नहीं आएगी क्योंकि जब तक आप कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में नहीं जानेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको नहीं समझ आएगी, ठीक है। ये आगे जो है वो उसी के बारे में कंस्ट्रेंट लेआउट के कुछ जो है वो टूल्स हैं, ठीक है। इसको अभी इग्नोर करें, आपके सीखने में जो है वो जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको इस चीज़ का ज़्यादा मज़ा आएगा और समझ भी आएगी, ठीक है। तो उसके बाद जी साइड में जो भी आपने ये जो आगे है एट्रीब्यूट पैनल है, तो एट्रीब्यूट पैनल में एक एक करके नहीं बताऊंगा, कोई भी आपने यहाँ पर से एक चीज़ सेलेक्ट की है, ठीक है, कंपोनेंट ट्री में अगर आपने जो चीज़ें यहाँ पर यूज़ की हैं, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पर शो होंगे। आप जो भी चेंजिंग करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप उसकी ID, उसका टेक्स्ट
और जो भी चीज़ें उसकी अवेलेबल हैं उनको आप चेंज करके देख सकते हैं। ये आगे हम डेवलपमेंट में इन सारी चीज़ों को करके भी देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद एट्रीब्यूट्स के ऊपर ही यहाँ पर आपको डिज़ाइन, स्प्लिट और कोड का ऑप्शन मिल रहा है। अब इसमें बेसिकली है क्या कि डिज़ाइन के ऊपर क्लिक किया हुआ है। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताऊँ, रुकें ज़रा समझें इस चीज़ को कि मैं जो है मैं डिज़ाइन टैब नहीं यूज़ करता, ये मैं ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करता। मुझे 4 साल हो गए हैं काम करते हुए और मैंने इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं इस तरह से काम किया कि मैं डिज़ाइन में आके यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिर माउस से इसको कंस्ट्रेट करूँ और माउस से ये काम करूँ। मैं सारा कोडिंग का काम करता हूँ। तो अब यहाँ पर 2 तरह के लोग आएंगे। वो लोग जो कि कोडिंग में थोड़ा सा उनका दिल नहीं लगता, तो वो क्या करेंगे, वो डिज़ाइन के थ्रू यानी कि यहाँ पर से वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ों को और उनकी वैल्यूज़ को सेट करना पसंद करेंगे। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपको कोड लिख के आप ये सारी चीज़ें सेट करें, वो ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा और मज़ा भी उसमें आएगा आपको। इजी वो डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन आपको शुरू में डिफ़िकल्ट नज़र आएगा, लेकिन वो है नहीं। तो यहाँ पर 2 तरह के लोग हैं जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। दूसरी तरह के लोग वो हैं जो कि कोड लिख के उसको जो है वो सारी चीज़ों को डिफाइन करेंगे। तो उनके लिए यहाँ पर है जी डिज़ाइन टैब, उनके लिए जो ड्रैग एंड ड्रॉप करके करना चाहते हैं सारा कुछ जो लेआउट डिज़ाइन है। लेकिन वो लोग जो है वो कोड करके लिखना चाहते हैं, वो कोड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जितनी भी हमने टेक्स्ट अभी 2 यूज़ किए हैं वो यहाँ पर उनकी कोडिंग नज़र आ रही है। वो किस लेआउट के अंदर है, मेन जो उनका रूट लेआउट है वो कंस्ट्रेंट लेआउट अभी के लिए यहाँ पर सेट है, वो उसके अंदर है और उसके अंदर ये 2 टेक्स्ट व्यू हैं यूज़ हुए हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और इनमें एक स्प्लिट का ऑप्शन है दरमियान में, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये साथ साथ आपको जो है व्यू भी दिखाता जाएगा। यानी कि अगर आप कोई चेंजिंग करते हैं यहाँ पर तो उसका लाइव प्रीव्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ना, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। अगर यहाँ पर देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से अगर इसको चेंज करता हूँ कोडिंग के अंदर से ही, हेलो लिखा हुआ है तो ये हेलो नज़र आ रहा है, हेलो माय डियर फ्रेंड। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये उस हिसाब से साथ में प्रीव्यू भी आपको दिखा रहा है जो भी आप चेंजिंग करेंगे। मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ, कोडिंग करके लिख के करता हूँ, ये ज़्यादा मुझे इजी लगता है और आपको भी यही करना चाहिए। लेकिन ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आपकी अपनी मर्जी है कि आप डिज़ाइन के साथ जाना चाहते हैं या फिर कोड लिख के करना चाहते हैं। डिज़ाइन में भी वही चीज़ हो रही है, जो चीज़ आप ऐड कर रहे हैं बेसिकली वो बैकएंड के अंदर कोड ही ऐड हो रहा है। जब आप यहाँ से कोई चीज़ ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से बटन भी ऐड ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो बटन भी यहाँ पर अगर ऐड हो जाता है, ठीक है, मैं बटन को ऐड करता हूँ, यहाँ पर ऐड हुआ है कि नहीं, स्प्लिट में चलता हूँ तो बटन अभी तक मेरे ख्याल से ऐड नहीं हुआ। मुझे इसको जो है वो चेक करना पड़ेगा, इसकी ओरिएंटेशन को, फ़ोन ही सिलेक्टेड है, ये इसको पोर्ट्रेट करता हूँ ताकि थोड़ा सा पोर्ट्रेट व्यू में हमें दिखाए। तो अब इसके अंदर हम बटन ऐड करते हैं, अगर बटन की लाइब्रेरी डाउनलोडेड हुई तो ओके, बटन ऐड हो गया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये बटन एडेड हो चुका है, लेकिन हमने कोड के अंदर तो ऐड नहीं किया, लेकिन बेसिकली कोड और ये डिज़ाइन इकट्ठे ही चल रहे हैं। कोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बटन भी ऐड हो चुका है। आप यहाँ से कोई चेंजिंग करें या फिर डिज़ाइन से चेंजिंग करें, फाइल एक ही रहेगी, एक ही फाइल के अंदर वो सारी चीज़ें ऐड होंगी, ठीक है। वो एक ही फाइल के अंदर सारा डाटा ऐड हो रहा है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। चाहे आप डिज़ाइन टैब को क्लिक करके डिज़ाइन ड्रैग एंड ड्रॉप करें या फिर डायरेक्टली कोड लिखें, तो फाइल वही है, सारा कुछ वो लिखने ही होगा। तो बेहतर यही है कि आप जो है वो लिख के सारा कुछ करें ताकि आपको इस चीज़ की नॉलेज रहे कि बैकएंड में एक्चुअली कोड वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से स्प्लिट और डिज़ाइन और कोड ये तीनों टैब्स इकट्ठी हैं। डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करने पर डिज़ाइन के थ्रू करेंगे, कोड के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली कोड लिख सकते हैं और या चेंजिंग करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, क्लास सेम ही रहेगी, ठीक है। तो ये होगा हमारा इस तरह से। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पर लेआउट के अंदर और मैं लेआउट में से जो 2 लेआउट हमने एक्स्ट्रा बनाए हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ, जो हमने लैंडस्केप वाले बना दिए हैं और साथ में वो टैबलेट वाले बना दिए हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ जो है वो मुझे चाहिए थी वो सारे का सारा लेआउट ही डिलीट हो चुका है। लेकिन अभी ये है कि इसको हम जो है वो इंस्टॉल करके भी देखते हैं एप्लीकेशन को। लेकिन मैंने लेआउट डिलीट किया तो वो सारे का सारा हो चुका है और मैं एक्टिविटी में आता हूँ जावा क्लास के अंदर। तो यहाँ पर से ये जो एरर मुझे नज़र आ रहा है ना कि r.layout.main एक्टिविटी जो आपने वहाँ पर थी वो तो वहाँ पर है ही नहीं लेआउट के अंदर एक्टिविटी मेन। तो मैं यहाँ पर से इसको क्रिएट कर लेता हूँ। ये आप इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूँ, ठीक है। इसको आप इग्नोर करें ताकि वो एरर ना आए चलने के दौरान, ठीक है। तो
यहाँ पर ये हमारी स्क्रीन आई हुई है, ठीक है। मैं इसके अंदर जो है वो कुछ भी एक चीज़ ऐड करता हूँ। मैं पहले ऊपर लेआउट चेंज कर लेता हूँ, अभी कंस्ट्रेंट लेआउट है तो मैं कोई और लेआउट ऐड करता हूँ। ओके तो मैं यहाँ पर कोई भी एक लेआउट जो है वो ऐड करके, क्योंकि मैंने आपको एप्लीकेशन रन करके भी दिखानी थी लेकिन मैं एंड में दिखा रहा हूँ। हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो कुछ मैंने इस तरह से कर दिया, इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है। और इस एप्लीकेशन को अब रन करके भी हमने देखना है कि रन होने के बाद ये आपकी डिवाइस के ऊपर कैसी नज़र आएगी, ठीक है। इसको भी चेक करते हैं और इसके बाद इस ट्यूटोरियल को एंड करते हैं। काफ़ी लंबा ट्यूटोरियल हो गया है। अभी हम अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन को रन करके भी देख लेते हैं। ब्लूस्टैक का एमुलेटर मैंने ओपन कर लिया है और आप इस एमुलेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल के ऊपर जाके डाउनलोड ब्लूस्टैक फॉर विंडोज़ लिखें और आपको इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। और एक चीज़ याद रखिएगा कि मे भी प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लूस्टैक आपके एंड्रॉयड स्टूडियो में यहाँ पर शो ना हो, ठीक है। मे बी अभी यहाँ पर ये एमुलेटर 5554 मेरा जो एमुलेटर है वो शो हो रहा है, लेकिन मे बी अगर आपको शो नहीं हो रहा तो आपने पता क्या करना है, आपने अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को क्लोज करना है और पहले अपने एमुलेटर को ओपन करना है और बाद में आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सम टाइम ये जो प्रॉब्लम होती है ये रिजॉल्व हो जाती है। पहले एमुलेटर ओपन करना है और उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करना है, तो वो ईजिली यहाँ पर डिस्कवर कर लेगा कि एक एमुलेटर जो है वो इस सिस्टम के ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो आपको जो है ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी कि आपको यहाँ पर आपका एमुलेटर शो नहीं हो रहा, ठीक है। अगर शो नहीं हो रहा, ओपन भी है, अगर आप पहले एमुलेटर ओपन कर लेते हो बाद में एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हो तो फिर शो हो सकता है। अगर कभी कभार इशू आता है कि वो शो नहीं होता तो पहले आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को क्लोज करें और एमुलेटर को ओपन करें और बाद में अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करेंगे तो वो यहाँ पर शो होगा, ठीक है। आई होप कि समझ आ गई होगी। अगर ये इशू आता है तो फिर आपने ऐसा कर लेना है, ठीक है। तो मैं रेकमेंड यही करूँगा कि ब्लूस्टैक जो एमुलेटर है वो यूज़ करें। अभी हम ब्लूस्टैक का एमुलेटर यहाँ पर शो हो रहा है, उसी को सिलेक्ट करते हैं और रन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। ग्रेडल बिल्ड रनिंग शुरू हो चुकी है और थोड़ी देर में जो है वो ग्रेडल बिल्ड होने के बाद हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी और हमारे एमुलेटर के ऊपर इंस्टॉल होके लॉन्च हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर यानी कि इस जो वीडियो 1 है इसके अंदर हमने एंड्रॉयड का इंट्रोडक्शन किया, एंड्रॉयड स्टूडियो का इंट्रोडक्शन किया। ओवरऑल जो एंड्रॉयड स्टूडियो के फीचर्स हम मोस्टली यूज़ करेंगे हम उन्हीं को डिस्कस किया। एंड्रॉयड स्टूडियो एक बहुत बड़ा IDE है। IDE बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को, जिसके अंदर रहते हुए आप अपने सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करते हो। तो यहाँ पर आप एंड्रॉयड ऐप्स डेवलप करोगे तो इसमें जो मोस्टली हम यूज़ करेंगे, जिन फंक्शंस को, जिन फीचर्स को, जिन ऑप्शंस को हम यूज़ करेंगे, हमने उनको एक एक दफ़ा डिस्कस कर लिया, देख लिया, ठीक है। बाद में अगर आप जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट करोगे तो वैसे वैसे आप जो है वो इन फीचर्स को यूज़ करोगे और आपके जहन में ये फीड होते जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही था इसके ओवरव्यू में, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपकी इस फील्ड में आप आगे बढ़ते जाएंगे, जर्नी आगे स्टार्ट होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो ये चीज़ें जो हैं ये साथ साथ में सीख लेनी है। ऐसा नहीं सोचना कि पहले ही एंड्रॉयड स्टूडियो के हर एक फंक्शंस को आपने जान लेना है, उसको टेस्ट करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। एंड्रॉयड का इंट्रोडक्शन किया, एंड्रॉयड स्टूडियो का जो है वो सिंपल सा इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद हमने फर्स्ट अपनी एंड्रॉयड ऐप इसके अंदर रन की और उसके बाद जी अभी उसको अपने एमुलेटर के ऊपर, या फिर आप अपने एमुलेटर आपके पास नहीं है तो आप एमुलेटर के ऊपर नहीं करना चाहते तो आप USB अपनी जो डिवाइस है, अपनी डिवाइस को USB केबल के थ्रू यानी कि डाटा केबल के थ्रू अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके भी आप इसको डायरेक्टली अपनी रियल डिवाइस के ऊपर रन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है ग्रेडल बिल्ड रन होने में, क्योंकि अभी अगर आप मेरा देख रहे हैं तो यहाँ पर टाइम अगर ज़्यादा ले रहा है ना तो वो इसलिए क्योंकि मेरा एमुलेटर भी चल रहा है, एंड्रॉयड स्टूडियो भी चल रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हम इसके ऊपर रिकॉर्डिंग चल रही है, स्क्रीन की रिकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो जो प्रोसेसेस हैं इसके उसको स्लो कर देते हैं। सम टाइम ऐसे एरर आ जाते हैं जो कि आने भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मे बी स्क्रीन की जो रिकॉर्डिंग है उसकी वजह से प्रोसेस आपका भी स्लो हो सकता है, लेकिन आप तो वैसे भी टेस्ट करेंगे तो आपका इतना नहीं होगा। लेकिन मेरा अगर स्लो नज़र आ रहा है तो ये थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से प्रॉब्लम कर रहा होता है, ठीक है। वैसे इतना टाइम लेता नहीं है, कंप्यूटर मेरा बहुत फास्ट है। ओके तो अभी ये इंस्टॉल करना शुरू कर रहा है, ठीक है। 2 मिनट 31 सेकेंड फर्स्ट टाइम इंस्टॉल में इसने टाइम लिया है ये वाला। अभी ये इंस्टॉल कर रहा है और थोड़ी देर में मेरे इसके ऊपर ये इंस्टॉल
हो चुका है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी हेलो वर्ल्ड वाली, जो कि टिपिकल हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आता है जब भी आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो और फर्स्ट मेन एक्टिविटी में आपका हेलो वर्ल्ड लिखा आता है। ये सिंपल सी एप्लीकेशन इस तरह से इंस्टॉल होगी। ये तो कुछ नहीं है, ये जस्ट एक डेमो है, ठीक है। यानी कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इसको एक दफ़ा रन करके इंस्टॉल करके चेक कर लेना बेहतर होता है कि आपका प्रोजेक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर, आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर जो है वो हम लेआउट्स का पढ़ेंगे और उससे आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर मजीद हम जो है बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कब बेसिक से एडवांस में आ गए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए यही था। नेक्स्ट वीडियो तक का इंतजार करें। आप चैनल के ऊपर जाएं, प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक करें। प्लेलिस्ट के अंदर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट वाली जो सीरीज़ है उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको ओपन कर लें और आपको जितनी भी अवेलेबल वीडियोज़ होगी आपने 1 बाय 1 उनको तरतीब के साथ देखना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।